तो लास्ट क्लास में हमने क्या देखा था? लास्ट क्लास में हम पढ़ रहे थे कि गांधी जी ने किस तरीके से रॉलेट एक्ट के खिलाफ आंदोलन चलाया था, और उनका आंदोलन जो था वो असहयोग आंदोलन के नाम से जाना जा रहा था। असहयोग आंदोलन के साथ साथ याद करो कि लास्ट क्लास में मैंने बताया था एक और भी आंदोलन चल रहा था जिसको क्या कहा जाता था? खिलाफत आंदोलन। तो खिलाफत आंदोलन और गांधी जी का असहयोग आंदोलन, इन दोनों को मिलाकर एक आंदोलन बनाया गया था, और बड़े बहुत ही बड़े पैमाने पर भारत में इसकी क्या हो गई? शुरुआत हुई, और ये पूरे भारत में आंदोलन शुरू हुआ था। तो हमने शहरों में देख लिया था कि इसका क्या क्या इफेक्ट था, यानी मेन मेन जो सिटी था वहां पे हमने देख लिया था। लेकिन अब वहां से अलग अलग क्षेत्रों में जा रहा है तो उसका क्या क्या प्रभाव पड़ा, आज हम इस क्लास में देखने जा रहे हैं। तो पहला आज का टॉपिक है, वो कह रहा है शहरों में आंदोलन। कौन सा आंदोलन? जो खिलाफत आंदोलन था और असहयोग आंदोलन जो गांधी जी चला रहे थे, उसका क्या प्रभाव पड़ा। तो पहला क्या है भाई? कह रहा है कि शहरों में आंदोलन। तो इसका इस आंदोलन का क्या प्रभाव पड़ा? सबसे पहले बात कह रहा है कि आंदोलन में मध्य वर्ग की हिस्सेदारी। ध्यान रखना, किसी भी आंदोलन में या तो मध्य वर्ग की हिस्सेदारी होगी या फिर लोअर क्लास की, यानी मध्य वर्ग या निम्न वर्ग। अपर क्लास को कोई फर्क ही नहीं पड़ता है कि यहाँ पे आंदोलन हो या ना हो, क्योंकि वो इधर भी फिट हो जाते हैं और उधर भी फिट हो जाते हैं। तो अपर क्लास कभी आंदोलन करता ही नहीं है, वो दोनों तरफ क्या कर लेते हैं? अपने आप को एडजस्ट कर लेते हैं, और उससे भी बात ना बने तो सरकार को एडजस्ट करा देते हैं, है ना। तो अपर क्लास को कोई टेंशन नहीं होती है। टेंशन किसको होती है भाई? मध्य वर्ग के लोगों की या फिर लोअर क्लास के, यानी कि निम्न वर्ग के लोगों की। तो यही आंदोलन करेंगे। ध्यान रखना, अपर क्लास के लोग कभी आंदोलन नहीं करते हैं, ठीक है। तो इसीलिए आंदोलन में किसकी भागीदारी रही? मध्य वर्ग की, यानी कि जो मिडिल क्लास वाले थे ना, इन लोगों की सबसे ज्यादा हिस्सेदारी थी। उसके बाद से कह रहे हैं विदेशी सामानों का बहिष्कार किया गया। विदेशी सामान में किस किस चीजों की बहिष्कार किया गया? जैसे कपड़े हो गए, है ना, कपड़ों का बहिष्कार किया गया, शराब का बहिष्कार किया गया, और भी जो प्रोडक्ट थे जो विदेशों से बन के आता था, यानी कि अंग्रेजों के यहाँ से बन के हमारे भारत में आता था बेचने के लिए, उन सारी चीजों का क्या कर दिया? बहिष्कार किया गया कि भाई हमें ये नहीं चाहिए। ये बहिष्कार क्यों किया जा रहा था? इसलिए किया जा रहा था कि अंग्रेजों को यहाँ पे क्या बना दो? लाचार बना दो, इतना उनको हेल्पलेस कर दो कि उनका एक भी सामान यहाँ पे ना बिके, उनका मार्केट यहाँ पे क्या हो जाए? खत्म हो जाए, उनका व्यापार खत्म हो जाए। जब व्यापार खत्म हो जाएगा तो खुद ही वो छोड़ के चले जाएंगे। इसीलिए क्या किया गया था? बहिष्कार किया गया था। अच्छा ध्यान देना कि कपड़े जो है ना, कपड़े की होली जलाई गई, यानी कि क्या किया गया कि जितने भी अंग्रेज, यानी अंग्रेजों के जो कपड़े थे, उनके देश से जो कपड़े बन के आए थे हमारे भारत में, क्या किया गया? उन सारे कपड़ों का बहिष्कार किया गया, जला दिया गया। मतलब खुलेआम सड़कों पे ऐसे इसी तरीके से क्या किया गया? कपड़ों को जला दिया गया कि भाई हमें विदेशी कपड़े नहीं चाहिए, हमें अपने कपड़े चाहिए, अपने कपड़े चाहिए। उसके बाद से कह रहा है कि शराब, शराब का भी बहिष्कार किया गया, है ना। अच्छा देखो, ध्यान देना कि महिलाएं भी क्या कर रही थी? आंदोलन में हिस्सा ले रही थी, और वो शराब के बहिष्कार पे कुछ ज्यादा ही ध्यान दे रही थी। सब पे बहिष्कार कर रही थी, सब चीजों का बहिष्कार कर रही थी, लेकिन यहाँ पे उनका कुछ ज्यादा ही फोकस था कि भाई सबसे पहले क्या करो? शराब का विरोध करो। क्यों भाई? क्योंकि शराब से उन्हें सबसे ज्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ता था। भाई हस्बैंड पी के आ जाता था घर में, और क्या करेगा? रात को कभी पिटाई कर देगा, कभी झगड़े, इस तरीके से क्या होती थी? औरतें बहुत परेशान रहती थी अपने शराबी हस्बैंड से। इसलिए औरतें ज्यादातर कहां पे धरने दे रही थी? शराब की दुकान पे, कि यहाँ पे ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, पहले शराब को खत्म करो, क्योंकि वो बहुत ज्यादा परेशान थी। हालांकि हर एक चीजों पे उन लोगों ने बहिष्कार किया, लेकिन शराब पे औरतों ने कुछ ज्यादा ही विरोध किया कि इसे खत्म करो। शराब के दुकानों पर उन्होंने खास करके धरने दिए थे। उसके बाद से कह रहा है विदेशी कपड़ों का आयात घटकर आधा हो गया। क्यों? क्योंकि जब कपड़ों का बहिष्कार किया गया कि हमें वो कपड़ा चाहिए ही नहीं, तो क्यों आप यहाँ पे आयात तो घटेगा ना। आयात का मतलब क्या होता है? बाहर से जो अपने देश में आता है उसे आयात कहते हैं। तो एग्जाम्पल के लिए, चलो हमने एग्जाम्पल मान लिया कि 100 कपड़े आ रहे हैं एक महीने में। अब यहाँ पे तो बहिष्कार हो गया ना, तो बहिष्कार हो गया तो लोगों ने उस कपड़ों को पहनना छोड़ दिया कि हम कपड़े पहनेंगे ही नहीं। एग्जाम्पल के लिए मान लो कि 100 में से 90 लोग जो है वो क्या कर रहे हैं? बहिष्कार कर रहे हैं, हमें नहीं चाहिए। तो बचेगा कितना? सिर्फ 10 कपड़े ही आपको। तो वही तो कह रहा है कि आयात घटकर क्या हो गया? आधा हो गया। यानी कि ये तो मैंने कुछ ज्यादा ही बता दिया है, लेकिन वो कब आयात जो था ना वो आधा हो गया था, क्योंकि लोगों ने बहिष्कार कर दिया था। पहले जितने कपड़े आ रहे थे उतने कपड़े हमें नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए? क्योंकि आपके कपड़ों का तो यहाँ बहिष्कार चल रहा है। जब आपके कपड़ों का बहिष्कार चल रहा है तो हम पहनेंगे ही नहीं। जब हम कपड़े पहनेंगे नहीं तो आप बेचेंगे किसको? यहाँ तो हम है ना भाई, आप हमें ही बेच रहे थे, अब हमने पहनना छोड़ दिया तो क्या करेंगे? आपका सामान यहाँ पे नहीं बिकेगा। इसलिए क्या हो गया? जो आयात था वो आयात घट के कितना हो गया? आधा हो गया। क्यों? क्योंकि अब लोगों ने उसका बहिष्कार कर दिया, पहनना छोड़ दिया कि हमें हमें ये क्या करना है? ये सब कपड़े नहीं पहनना है। इसलिए आयात उनका क्या हो गया? घट गया भाई। ये उनके लिए पहला झटका था कि भाई अब हमारा जो प्रोडक्शन है, यानी जो प्रोडक्ट तैयार करके हम इंडिया में भेजते हैं, हमारा माल जो बिक रहा है, अब वो क्या होने लगा? घट गया। यानी कि हमारा मार्केट खराब हो रहा है। भारत क्या था? उनके लिए एक बाजार था, है ना, मार्केट था, जहां पे वो अपने यहाँ के बनी वस्तुओं को लाकर बेचते थे। उनको अच्छा खासा बाजार मिल गया था व्यापार करने के लिए। लेकिन अब उन इस बाजार में उनकी आयात क्या हो गए? घट गए।
पहले जितना माल बिकता था अब उतना नहीं बिक रहा था, तो ये पहले उनके लिए एक पहला झटका था। लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी गड़बड़ी हो गई, वो इस लाइन में आपको समझ में आ जाएगा। लोग भारतीय कपड़े पहनने लगे जिससे हाथ करघा का उत्पादन बढ़ गया। हाथ करघा क्या होता है भाई? चरखा आप लोगों ने सुना होगा, जो गांधी जी चलाते थे चरखा। गांधी जी ने हमेशा चरखे पे फोकस किया है कि आप लोग क्या करो, प्रतिदिन कुछ समय निकाल कर क्या करो, चरखा चलाओ। उनका चरखा चलवाने का क्या मकसद था? चरखा चलाने का मकसद ये नहीं था कि देश को आजाद करा रहे, नहीं भाई। कुछ लोगों को मैं देखता हूँ वो चिल्लाते रहते कि गांधी जी चरखा चला रहे थे, चरखा चला रहे थे। चरखा चलाने से देश आजाद थोड़ी होता है। अरे भैया, वो चरखा देश को चलाने के लिए, देश को आजाद कराने के लिए चरखा नहीं चलवा रहे थे। वो क्या कर रहे थे? चरखा इसलिए चलाने के लिए कह रहे थे कि आप कुछ कमा सको, यानी कि इंडिपेंडेंट बन सको, कुछ ना कुछ आपके यहाँ पे इनकम के साधन हो सके, इसलिए वो कह रहे थे कि चरखा चलाइए। चरखा चलाने से क्या होगा कि आप काम करेंगे, कपड़े बुनेंगे, और वही कपड़ा क्या होगा, मार्केट में बिकेगा, तो आपकी कुछ ना कुछ तो इनकम आएगी ना भाई। क्लियर? इसीलिए वो क्या कह रहे थे, चरखा चलाने के लिए कह रहे थे। ठीक। लेकिन यहाँ पे हो क्या रहा है, कह रहा है कि खादी कपड़ा बहुत महंगा होता था, इसलिए उसे गरीब तो पहन ही नहीं सकते थे। उस टाइम के भारत में सबसे ज्यादा गरीब थे, और आज भी भारत में गरीबों की संख्या सबसे ज्यादा है। तो एक बात बताओ, कह रहा है कि जो चरखा से जो कपड़ा बनता है वो क्या होता था, महंगा होता था। चरखा से जो कपड़ा बनेगा वो महंगा है। तो कोई भी इंसान है वो महंगा कपड़ा पहनना पसंद करेगा या फिर सस्ता? डेफिनेटली कोई भी सस्ता पसंद करेगा। लेकिन चरखा से जो बन रहा था वो क्या हो रहा था, महंगा था भाई। तो जब महंगा था तो डेफिनेटली गरीब लोग उसे अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। उनको तो यही लगेगा कि यार इतने महंगे कपड़े हम क्यों पहने। अगर एग्जाम्पल के लिए मान लो कि 500 का एक शर्ट आ रहा है, और मतलब कि ये हाथ के चरखा का है, 500 का एक शर्ट है, और मशीन का बना हुआ शर्ट आपको 200 का मिल रहा है, तो डेफिनेटली आप 200 की तरफ जाओगे कि भाई 200 में मुझे शर्ट मिल रहा है तो मैं 500 का क्यों खरीदूं। तो यही यहाँ पे क्लैश कर गया, गड़बड़ हो गया। क्या गड़बड़ हुआ भाई? कि हाँ, चरखा से जो कपड़ा बनता था वो बहुत ही फ्रेश होते हैं, मतलब कि कॉटन टाइप के होते हैं, वो बहुत आरामदायक होता है, लेकिन वो महंगा होता है। तो अब महंगा है, और भारत में उस टाइम क्या थे, गरीब थे। गरीब तो अब भी ज्यादा है। तो क्या हुआ, गरीबों के बस की बात नहीं थी इतने महंगे कपड़ा पहनना, है ना। गरीबों ने क्या किया, हाथ से जो चरखा से कपड़ा बन रहा था उसको वो नहीं पहन सके, उसको वो खरीद ही नहीं सकते थे भाई कि ये बहुत महंगा है। तो वो अब भी किस पे डिपेंड थे, जो मशीन से बन के आता था, यानी सस्ते में जो मिल जाता था उस पे डिपेंड थे। यानी कि 200 में मिल गया और चरखा का 500 का था, वो इसको अवॉइड कर रहे थे कि भाई ये मेरे बस की बात नहीं है इतने महंगे कपड़े पहनना, है ना। उसके बाद से क्या कह रहा है, ये कह रहा है मिल के कपड़ों का लंबे समय तक बहिष्कार कैसे कर सकते थे। तो इतना आप लोग क्लियर हो गया कि गरीबों के बस की बात नहीं थी कि चरखा का बना हुआ कपड़ा वो पहन सके, क्योंकि महंगे थे भाई, इसलिए वो मशीनों के बने हुए कपड़े पहन रहे थे। अब कह रहा है कि मिल के कपड़ों का लंबे समय तक बहिष्कार कैसे कर सकते थे। सब कुछ मैंने बता दिया कि उनके बस की बात नहीं थी महंगे कपड़े पहनना। महंगा महंगा कपड़ा कहां से बन रहा था, चरखे से। तो वो चरखे से बने हुए कपड़े लंबे समय तक कैसे पहन सकते थे। चलो भाई, एक दिन 2 दिन पहनना हो तो पहन लेंगे, लेकिन लंबे समय तक उनके बस की बात नहीं है भाई, क्योंकि 500 का है ना, महंगे कपड़े हैं, तो वो सस्ते की तरफ जाएंगे ना। जो मशीन का बना हुआ, जो मशीन का बना था वो सस्ता था, जो चरखा का बना था वो क्या था, महंगा था। इसलिए वो लंबे समय तक इस आंदोलन में, यानी इन कपड़ों का, वस्तुओं का बहिष्कार वो नहीं कर सके, है ना। यानी कि जो मिल के कपड़े थे उसका क्या कर सके, लंबे समय तक बहिष्कार नहीं कर सके। चलो भाई जोश में आ गए, चलो भाई बहिष्कार कर रहे कर दो, है ना। हम चलो एक शर्ट खरीद लिया 500 का, 2 शर्ट खरीद लिया 500 का, 3 शर्ट खरीद लिया, लेकिन उसके बाद से लगा नहीं यार अब नहीं, ये बहुत महंगा हो रहा है, सस्ते की तरफ चलो। तो फिर तो घूम फिर के यहीं पे पहुंच गए ना, यानी कि मशीन के बने हुए कपड़े पे। इसीलिए क्या हुआ, वो लंबे समय तक इसका बहिष्कार नहीं कर सके। कुछ टाइम तक बहिष्कार किया, उसके बाद से खुद ही जिस चीज का बहिष्कार कर रहे थे वही पहनने लगे। अब क्या हो गया भाई, आजकल की तरह, आजकल हमारे भारत में देखना कैसे कैसे लोग हैं, चाइनीज सामान, चाइना के प्रोडक्ट को बहिष्कार करते हैं। किस तरीके से बहिष्कार करते हैं, चाइनीज टीवी को, चाइनीज सामान को तोड़ेंगे और चाइनीज मोबाइल से वीडियो बना के क्या कर देंगे, अपलोड कर देंगे कि हाँ जी देखो हमने चाइना के सामान का बहिष्कार कर दिया। अगले दिन जब सामान की जरूरत होगी तो खरीदने जाते हैं मार्केट में, और क्या करते हैं, फिर वो चाइना वाले ही लेके आते हैं कि भाई वो चाइना सस्ता है ना, चाइनीज सामान क्या है, सस्ता है, वही लेके चले जाते हैं। तो ये जो है ये बहिष्कार नहीं है, ये खुद के पैरों पे कुल्हाड़ी मारना है ना। तो आजकल जो बहिष्कार चल रहा है इस तरीके से बहिष्कार मत करिए। चलो इतना, अब आते हैं अपने टॉपिक पे। उसके बाद से क्या हुआ कि जब इस तरीके से ये काम हो रहा था, यानी कि वो अफोर्ड कर ही नहीं सकते थे, तो आंदोलन क्या होने लगा, धीरे धीरे धीमा पड़ने लगा। यानी कि जो बहिष्कार चल रहा था, उन लोगों ने सोचा भाई अब हमारे बस की बात नहीं, इसको लंबे समय तक बहिष्कार करना, कब तक हम बहिष्कार करेंगे, है ना। ज्यादा दिनों तक अगर बहिष्कार करेंगे तो हमारे जेब से पैसा जा रहा है ना, चरखा के कपड़ा महंगा है, हमारे जेब से पैसा जा रहा है, तो हम इतना अफोर्ड नहीं कर सकते। तो धीरे 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 क्या होने लगा, ये आंदोलन जो था ना वो धीरे धीरे एकदम से
मध्यम पड़ने लगा, यानी कि आंदोलन क्या हो गया, धीमा पड़ गया। ठीक है, तो आंदोलन आंदोलन का जो रुख था, एकदम से कहने कि पूरे भारत में जो इसकी शुरुआत हुई थी, अब वो धीरे धीरे कहीं ना कहीं क्या हो गया था, स्लो होने लगा था। रीजन आपको समझ में आ गया होगा कि क्यों स्लो हो रहा था। लेकिन ये कहाँ पे सब हो रहा था, ये सब शहरों में हो रहा था। गांव में हम देखेंगे, गांव की अलग कहानी है, ये शहरों की अभी हम देख रहे हैं। क्लियर? चलो नेक्स्ट पेज पे आते हैं, क्या कह रहे हैं। शहरों का हमने देख लिया था, है ना। अब हम देखते हैं ग्रामीण इलाकों में उसका क्या प्रभाव रहा, है ना। ग्रामीण इलाकों में जो विद्रोह चल रहा था, यानी कि जो आंदोलन चला था, लोग किस तरीके से विरोध कर रहे थे, शहरों का हमने देख लिया। अब गांव में देखते हैं कि क्या हो रहा है। कह रहा है कि शहरों में बढ़कर असहयोग आंदोलन गांव में पहुंचा। शुरुआत हुई थी भाई इसके शहर से ही, है ना। अब लेकिन ये धीरे धीरे कहां तक पहुंच गया भाई, गांवों तक। यानी कि कहीं ना कहीं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली गांव के लोग भी इससे क्या हो गए, जुड़ गए। क्यों? क्योंकि बहिष्कार करना था, किसका, अंग्रेजों का, विदेशी वस्तुओं का, है ना। अब ये आंदोलन कहां तक पहुंच गया भाई, गांव में पहुंच गया। ठीक, अब कह रहे हैं अवध। ये अवध कहां है भाई, आपके यूपी में पड़ता है, लखनऊ के आसपास में ही, आसपास में ये यूपी में पड़ता है अवध। कह रहे हैं अवध में सन्यासी बाबा रामचंद्र किसानों का नेतृत्व कर रहे थे। कौन थे भाई, सन्यासी बाबा रामचंद्र। देखो ध्यान दो, कोई भी आंदोलन चलता है तो ऐसे नहीं है कि गांव वाले उठ के आ गए या शहर वाले उठ के आ गए, आंदोलन चल रहा है, नहीं। इस तरीके से आंदोलन कभी भी सफल नहीं हो पाता है। आंदोलन को चलाने के लिए, आंदोलन को सफल बनाने के लिए किसी न किसी को सामने आना पड़ता है और उसको लीड करना पड़ता है, यानी कि उसका नेतृत्व करना पड़ता है, तभी वो आंदोलन सफल हो पाता है। अगर कोई उसका लीडर नहीं है, कोई उसको चलाने वाला नहीं है, तो ऐसे लोग आके बैठ जाएंगे, भेड़िए की तरह भीड़ में इकट्ठा हो जाएंगे, तो आंदोलन नहीं होगा भाई। आंदोलन को लीड करने वाला क्या होना चाहिए, कोई होना चाहिए। और जो लीड कर रहा है उसको एक सही डायरेक्शन होना चाहिए कि हमारा आंदोलन जो है कैसे कैसे चलेगा, किस रास्ते से होकर गुजरेगा, क्या 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 होगा, क्या क्या नहीं होगा, वो सब उसका क्या होता है, क्लियर होता है। ठीक है, तो वहीं पे सन्यासी बाबा ने क्या किया, वहां पे किसानों का नेतृत्व करने का काम शुरू कर दिया कि चलो भाई हम किसानों का यहाँ पे क्या करेंगे, नेतृत्व करेंगे। अब कह रहा है इनका आंदोलन तालुकदार और जमींदार के खिलाफ था। इस वर्ड को पहले समझो, तालुकदार का मतलब क्या होता है। तालुका यानी कि जो गांव होता है ना, तो गांव के जो वहां पे पहले क्या होता था कि छोटे छोटे गांव होते थे और छोटे छोटे गांव किसी के अधीन दे दिया जाता था कि आप क्या करेंगे, इस पूरे गांव से टैक्स कलेक्ट करके हमें देंगे, यानी अंग्रेजों को देंगे, कंपनी को देंगे। तो जो जिसको ताल्लुक दिया गया था, ताल्लुक मतलब गांव होता है, तो जिसको ताल्लुक दिया गया है, यानी कि जो गांव दिया गया है, उसके मालिक को ही क्या कहा जाएगा, ताल्लुकदार। यानी जिसके अंडर में है, ताल्लुक मतलब गांव, और ताल्लुक जिसके अंडर में है उसे हम क्या कहेंगे, ताल्लुकदार। ये समझ में आ गया। और जमींदार, जमींदार वो होता है जमीन, जो जमीन का मालिक होता था उसे हम क्या कहते थे, जमींदार। अब मालिक का मतलब ये नहीं कि वो खानदानी है या बपौती उसका मालिक है, नहीं। अंग्रेज क्या करते थे, पट्टे पर पहले होता, बोली लगती थी भाई, है ना, कि जो ज्यादा बोली लगाएगा उसको जमीन दे दी जाती थी कि आप 2 साल के लिए या 3 साल के लिए जमीन रख लीजिए, आप इस पे खेती कराइए और टैक्स वसूल के कंपनी को देंगे, है ना। तो उस तरीके से वो क्या हो गए, जमींदार। तो ये जो आंदोलन चला था जो ग्रामीण इलाकों में, वो किस तरीके से था, ताल्लुकदार के खिलाफ था और जमींदार के खिलाफ था। जमींदार जो सिर्फ गांव से, इसको गांव से मतलब नहीं, सिर्फ जिसको सिर्फ जमीन से मतलब है, वो जमीन का मालिक है, वो जमींदार हो गया। और ताल्लुकदार जो क्या है, गांव का मालिक है, यानी कि गांव का मालिक उसको समझा जाएगा, उस पूरे गांव का हेड होगा, है ना। तो उस पूरे गांव से वो टैक्स वसूलेगा। लेकिन जमींदार सिर्फ उस जमीन पे, जितनी जमीन उनको दी गई है उतने ही जमीन से वो टैक्स वसूलेंगे। लेकिन ताल्लुकदार क्या होगा, पूरे गांव का वो टैक्स वसूलेगा। क्लियर? इसके बाद से कह रहा है कि इनका आंदोलन जो था इन्हीं तालुकदार और जमींदार के खिलाफ था। होप आप लोगों को तालुकदार और जमींदार भी समझ में आ गया होगा। कह रहा है कि किसानों को बेगार करनी पड़ती थी। बेगार क्या है भाई, बेगार होता है फ्री लेबर, यानी कि उसकी चलती है, हाँ बुला लिया, आ जाओ चाचा हमारे घर में, आज काम है, काम करो। हाँ आप जाएंगे भाई, मजबूर है, परेशान है, कोई काम धंधा है नहीं, है ना, जाएंगे काम करेंगे, वो दिन भर काम करेगा, शाम को लात मार के भगा देगा कि चलो निकलो अब यहां से। क्या हुआ, काम किया, बदले में कुछ भी नहीं मिला, वो क्या है, बेगार। यानी कि फ्री में मजदूरी करना पड़ता था, मजदूरी भी करो वो भी फ्री में, तो उसे क्या कहा जाता था, बेगार कहा जाता था। तो ये बड़े नालायक इंसान थे तालुकदार और जमींदार। उस टाइम किसानों के दुख दर्द को नहीं समझते थे, वो क्या करते थे, बेगार लेते थे। किससे बेगार लेते थे भाई, किसानों से, है ना, मजदूरों से, जो गरीब तबका है उससे बेगार लेते थे। बेगार का मतलब जबरदस्ती गए भाई, 10 को पकड़ के ले गए, चलो मेरे घर में काम करना, कपड़ा धोना है कपड़ा धो, है ना, घर में कुछ बनाना है चलो तुम लोग बनाओ, मेरे घर में काम लग रहा है चलो करो, फ्री में, फ्री ऑफ कॉस्ट।
कोई भी उसके बदले में यानी मजदूरी वगैरह कुछ भी नहीं मिलता था, फ्री में काम करवाते थे। अब एक बात बताओ, जब आप किसानों से बेकार करवाएंगे, फ्री में मेहनत करवाएंगे, तो क्या उसको अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा ना। तो क्या करेगा? आंदोलन तो करेगा ही करेगा, क्योंकि हम ऐसे भी मर रहे हैं और आंदोलन करके भी मरेंगे। तो चलो यार कर लो, क्या पता आंदोलन में हम जीत भी जाए, हो सकता है ये मर जाए, ऐसे तो हम ही मर रहे हैं। इसलिए क्या हुआ, किसानों ने बेकार करना, जो बेकार करना पड़ता था ना, उसका उसके खिलाफ उन लोगों ने आंदोलन चलाया। और इनका आंदोलन किसके खिलाफ? तालुकदार और जमींदार के खिलाफ था, है ना। अब बेकार भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि बेकार है क्या। कह रहा है कि जून 1920 में जवाहरलाल नेहरू ने अवध गांव का दौरा किया। अवध आपको पता चल गया ये कहाँ है ना। तो कह रहे अवध के गांव का दौरा किया। अब अवध में जब गए, कौन भाई गए? जवाहरलाल। जब जवाहरलाल नेहरू अवध में गए ना, तो वहां पे किनसे उन्होंने मुलाकात किया? ये जो बाबा रामचंद्र थे ना, सन्यासी, सन्यासी बाबा रामचंद्र, इनसे मुलाकात की। किसने? जवाहरलाल नेहरू ने। और कहा कि देखो ये आंदोलन चल रहा है, बिल्कुल सही चल रहा है, इस तरीके से चलने भी चाहिए, क्योंकि हम लोग तो पूरे भारत में आंदोलन चला ही रहे हैं, गांव के क्षेत्रों में आप लोगों ने चला रखा है। तो आप क्या करिए कि यहाँ पे किसानों का संगठन बनाइए, और संगठन बना के आप मजबूती से, एकदम मजबूती से सामने आइए और अंग्रेजों का क्या कीजिए? बहिष्कार कीजिए, आंदोलन चलाइए। तो जवाहरलाल नेहरू ने आइडिया दिया। किनको दिया आइडिया भाई? बाबा रामचंद्र को, है ना, सन्यासी बाबा रामचंद्र को। तो जवाहरलाल नेहरू की ने जब वहां पे ये एडवाइस दिया, सलाह दिया, यकीन मानो उस टाइम के बहुत बड़े लीडर थे जवाहरलाल नेहरू, है ना। बाबा रामचंद्र को लगा कि यार अपना आंदोलन सफल हो रहा है, जब ये इतने दूर से पंडित जवाहरलाल नेहरू जो इतने बड़े नेता है हमें समर्थन देने के लिए आए हैं, यानी कि हमारा आंदोलन सफल हो रहा है, सक्सेस हो रहा है। तो उनके सहयोग से, यानी दोनों के, जवाहरलाल नेहरू और सन्यासी बाबा रामचंद्र के सहयोग से 1 महीने में 300 संगठन बन गए। कितने संगठन बन गए भाई? 300 संगठन बन गए। ये संगठन किस बात के लिए था? किसानों के लिए। किसानों के छोटे छोटे जो संगठन थे ना, किस लिए? आंदोलन करने के लिए। एक ही महीने में, 1 महीने में 300 संगठन बन गए। यानी कि अब किसान जो थे ना, यूनाइटेड थे कि चलो जी बहुत तुमने बेकार कराया, अब हम दिखाते हैं तुम्हें बेगारी क्या होता है, बदला तो लेंगे, है ना। कहते ना कि सबका बदला लेगा रे तेरा फैजल, वहीं पे किसानों का हाल है। किसानों ने भी क्या किया? बदला लिया। देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, कह रहा है कि जून 1920 में जवाहरलाल नेहरू ने, सॉरी ये तो मैंने समझा ही दिया। कह रहा है अगले साल असहयोग आंदोलन शुरू हुआ तो ताल्लुकदारों और व्यापारियों के मकानों पर हमले हो गए। ले लिया फैजल ने बदला, सबसे बदला लिया, ताल्लुकदारों से भी और व्यापारियों से और जमींदारों से भी लिया। क्या हुआ कि देखो सबका आंदोलन अंग्रेजों का बहिष्कार करने में था, लेकिन किसानों का आंदोलन था कि पहले हमें जो ये बेगार लिया है, हमें जो मारा है, पहले इसकी कुटाई करो, पहले बदला लो, जो भी मिल रहा है उससे मारो इसे, है ना। ताल्लुकदारों को, व्यापारियों को, है ना, जमींदारों को, जो भी मिल गया पहले उसके भरता बना देते थे मार के। यार बाद में आंदोलन को देखा जाएगा, चलेगा, सफल होगा या नहीं होगा। पहले जो भड़ास जो है अपने अंदर जो भड़ास है ना, इन लोगों को लेकर पहले मारो, सारा भड़ास निकाल लो। कहते नहीं कि हाथ में जंग लग जाता है, तो वही जंग की सफाई कर रहे थे, वही करने लगे थे किसान भाई। मौका मिला है, मार लो, नहीं तो अगले दिन से फिर वो तो हमें पिटाई करेगा ही करेगा। तो किसानों ने क्या किया? बहुत मारा है, ताल्लुकदारों को, व्यापारियों को और जमींदारों को बहुत मारा है ना। उस टाइम में आपको बता दूं, अवध में ऐसा हो गया ना कि ताल्लुकदार, जमींदार और व्यापारी लोग अपना घर छोड़ छोड़ के भाग रहे थे कि भैया भाग यहाँ से, किसान आ रहे। खौफ, कितना खौफ आ गया था किसानों का। तो किसी को उतना ही परेशान करो जितना चल बन जाए। आपने क्या किया यहाँ पे? आपने उस टाइम एक पल भी नहीं सोचा कि हम किसानों के साथ क्या कर रहे हैं। वही तो है, समय ने पलटी मारी और यहाँ पे हालात बदल गया, फिर किसानों ने आपको बदल के रख दिया। वहां पे क्या करते थे किसान? आपके सिलेबस में नहीं है लेकिन फिर भी मैं बता देता हूं, है ना। आप थोड़ी सी अच्छी किताबें पढ़ेंगे, उसमें है। क्या है कि अवध में क्या होता था कि झुंड में जाते थे किसान, झुंड में जाते थे और किसी भी व्यापारी के घर घुस जाते थे और जो भी लूटना होता था लूट लेते थे। अगर व्यापारी या जमींदार या ताल्लुकदार विरोध कर रहे ना, तो पहले उनकी कुटाई कर देते थे। अरे लुटाई हम बाद में करेंगे, पहले कुटाई कर लो, है ना। तो इस तरीके कुटाई और लुटाई दोनों चल रहा था वहां पे, ठीक। अब देखो क्या हुआ, तो भाई ताल्लुकदार, जमींदार और व्यापारी, इनकी पहुंच तो अंग्रेजों तक थी ना, अधिकारियों तक थी। तो अधिकारियों को इन्फॉर्म किया गया कि यहाँ के जो किसान है, कहाँ के? अवध के, वो क्या हो गए? आपे से बाहर हो गए, हमारे कंट्रोल में ये नहीं है, हमें लूट रहे हैं और कूट भी रहे हैं, दोनों काम कर रहे हैं, ठीक है। तो आप आके हमारी मदद कीजिए, बचाइए, है ना। हमने आपके लिए इतना काम किया है, टैक्स वसूल वसूल के दिया है, तो अब आप हमारी मदद कीजिए। नहीं करेंगे तो इधर लुटाई और कुटाई दोनों चालू है, बचाइए हमें। अब क्या हुआ, तो पुलिस आती थी गांव में देखने के लिए, है ना। तो गांव में आती थी पुलिस, पकड़ के ले जाती थी या फिर गोली भी चला देती थी। किसानों ने कहा कि यार भैया मौका मिला छोड़ेंगे नहीं, है ना। जिस तरीके से इन लोगों ने हमें परेशान किया है ना,
एक एक का बदला लेगा फैजल। क्या किया कि एक को भेज देते थे गांव के बाहर वाले चौराहे पे, कि गांव से जहां पे एंट्री हो रही थी, मान लो ये विलेज है ना, ये विलेज है, ठीक, एग्जाम्पल के लिए मान लो इस गांव में एंट्री यहां से है, इधर से कोई भी आएगा तो इधर से ही आएगा, तो एक को भेज देते थे, भाई तू गांव के मेन रोड पे बैठा रहे, अगर पुलिस दिखे या फिर पुलिस की गाड़ी आए तो तुम सबसे पहले आके हमें इन्फॉर्म करना, हम भाग जाएंगे। देखो भाई, इसका भी काट निकाल दिया किसानों ने। एक को भेज देते थे यहाँ पे मेन रोड पे, एक आके यहाँ पे बैठ जाता था, पहरा देता था कि पुलिस वुलिस तो नहीं आ रही ना भैया, है ना, और बाकी इधर लुटाई और कुटाई दोनों शुरू कर देते थे, चलो भैया, है ना, लुटाई कुटाई दोनों शुरू है, और एक वहां पे क्या कर रहा है, पहरा दे रहा है। अगर उधर से कोई पुलिस आए तो ये गांव वाला भाग के तुरंत आता था किसान, और सारे जो लुटाई और कुटाई कर रहे थे ना उनको बताता था, अरे भैया भागो जल्दी पुलिस आ गई है ना। तो सब क्या करते थे भाई, जो भी हाथ में मिला है ना लेके निकल लेते थे, एक भी पकड़े नहीं जा रहे थे। देख रहे हो कितने बुरे हालात हो गए जमींदारों, तालुकदारों और व्यापारियों के। क्यों हुए? क्योंकि आपने यहाँ पे उनके हालात गड़बड़ कर रखे थे, इसलिए अब आपके हालात को क्या कर दिया उन लोगों ने, भरता बना दिया। ठीक, तो इस तरीके से ग्रामीण इलाकों में क्या हुआ, बहुत ज्यादा ये खतरनाक आंदोलन हो गया था, वहां पे व्यापारियों को मारा जा रहा, जान से मार दिया जाता था। ज्यादा विद्रोह करोगे, विरोध करोगे हमारा, मार देंगे। अब देखो भाई क्या कह रहे हैं, कह रहा है कि आदिवासी किसानों ने गांधी जी के संदेश का अलग ही मतलब निकाल लिया। देखो भैया, वो ज्यादा पढ़े लिखे थे नहीं, गांधी जी का आंदोलन जो होता था, ध्यान रखना, वो हमेशा क्या होता था, नॉन वायलेंस, नॉन वायलेंस यानी कि अहिंसात्मक, अरे यार, अहिंसात्मक, ऐसे ही होता है ना, अहिंसात्मक, है ना। तो उनका आंदोलन जो था ना वो अहिंसात्मक चलता था, गांधी जी का, कि हमें हिंसा नहीं करना है, ये था। अब भैया गांव के लोग, और गांव में कौन से आदिवासी लोग जो जंगलों वगैरह में रहते थे, घूम घूम के अपनी जिंदगी बिता रहे थे, वो लोग आदिवासी। अब उनको क्या फर्क पड़ता है यार कि असहयोग क्या है, नॉन वायलेंस क्या है, उनको तो बस इतना ही समझ में आ गया, भाई आंदोलन चल रहा है, चलो भाई कुटाई और लुटाई दोनों करनी है, चलो। तो आदिवासियों ने क्या किया, गांधी जी के संदेश का अलग ही मतलब निकाल लिया। गांधी जी का ध्यान रखना, आंदोलन हमेशा क्या होता था, अहिंसात्मक होता है, यानी कि हिंसा की उसमें कहीं जगह नहीं होती है। लेकिन उस इस बात को इन लोगों ने समझा ही नहीं, किसने, आदिवासी लोगों ने, आदिवासी किसानों ने समझा ही नहीं, उन लोगों ने अलग मतलब निकाल लिया। उनका मतलब यही था कि भाई उनको मारो, बस मारो, लुटाई और कुटाई करो। अब कह रहा है कि आंध्र प्रदेश के कुड़ेम पहाड़ियों में गुरिल्ला आंदोलन फैल गया। कौन सा आंदोलन फैल गया भाई, गुरिल्ला। चलो पहले गुरिल्ला समझ लेते हैं है क्या। आप लोगों ने देखा होगा आजकल मोबाइल में गुरिल्ला टेम्पर्ड ग्लास आ रहा है ना, तो खैर टेम्पर्ड ग्लास से इसका मतलब नहीं है। अब देखो गुरिल्ला क्या होता है, ये ज्यादातर पहाड़ी इलाकों में इस टेक्निक को अपनाया जाता है। गुरिल्ला आंदोलन क्या होता है, गुरिल्ला आंदोलन वो आंदोलन होता है जिसमें क्या किया जाता है, एक बार अटैक किया जाए और अटैक करके जितना लूट सको और कूट सको वो कर लो, लूट लो कूट लो, और उसके बाद से क्या करो, वहां से भाग जाओ, फरार हो जाओ। यानी कि आपको लड़ाई नहीं लड़नी है, वहां पे जाओ, अटैक करो, जो भी हाथ मिले लूट लो, है ना, छीन लो, जो भी मिले, जिसको मारना है मार के, और फिर वहां से भाग जाओ, लड़ाई नहीं करनी है, जाओ झपट्टा मारो, है ना, और इस तरीके से क्या करो, फिर वहां से रवाना हो जाओ, भाग जाओ। यही यही आंदोलन कौन सा आंदोलन है, गुरिल्ला आंदोलन। ये क्यों ऐसे होता है, ये ज्यादातर पहाड़ी इलाकों में किया जाता है। क्यों? क्योंकि भाई पहाड़ी इलाकों में मैदान थोड़े ना है कि इधर से एक सेना आ रही है, दूसरी सेना इधर से आ रही है और लड़ाई होगी, ऐसा तो होता ही नहीं है पहाड़ी इलाकों में। पहाड़ी इलाकों में यहाँ पहाड़ है, थोड़े से प्लेन है, फिर पहाड़ है, तो वहां पे लड़ाई होना तो पॉसिबल है ही नहीं, आमने सामने होना पॉसिबल है ही नहीं। इसलिए ऐसे इलाकों में गुरिल्ला आंदोलन चलाया जाता है। होप आप लोगों को गुरिल्ला आंदोलन समझ में आ गया होगा। यानी कि क्या करो, झपट्टा मारो, लुटाई भी कर लो और कुटाई भी कर लो और भाग जाओ वहां से, है ना। यानी उसके हाथ मत लगना, नहीं तो हाथ लग गए तो आपकी कुटाई कर देगा वो, ठीक है, क्योंकि आप गए हो उसके इलाके में। इसमें क्या होता है, लुटाई कुटाई करो और भागो वहां से, तुरंत भाग जाओ। तो यही था। तो आंध्र प्रदेश के गुडेम पहाड़ियों में, गुडेम एक जगह का नाम है, वो गुडे वहां के पहाड़ी, उसे गुडेम पहाड़ी कहा जाता है। तो कह रहे गुरिल्ला आंदोलन फैल गया, यानी कि आंदोलन जो था अब हिंसात्मक हो गया। मैंने क्या बताया था कि गांधी जी का आंदोलन तो नॉन वायलेंस होता है, यानी अहिंसात्मक होता है। लेकिन आदिवासी लोगों ने क्या, यही तो कह रहा था कि अलग मतलब निकाला। अलग मतलब क्या था कि उन लोगों ने अब हिंसा करना शुरू कर दिया। गुरिल्ला आंदोलन वहां पे क्या हो गया, फैल गया, गड़बड़ हो गया भाई। गांधी जी को ये सब पसंद नहीं है, हिंसा। उसके बाद से कह रही है अंग्रेजी सरकार बड़े बड़े जंगलों में लोगों के प्रवेश पर पाबंदी लगा दी। पाबंदी क्यों लग रही थी, कहां पे पाबंदी लग रही थी भाई, जंगलों में, बड़े बड़े जंगलों में प्रवेश पर पाबंदी लगा दी। क्योंकि किसान जब जाते थे ना तो जंगलों से लकड़ी काट के लाते थे, या फिर अपने पशुओं को ले जाके जंगलों में क्या करते थे, चराते थे, घास खिलाते थे अपने पशुओं को। तो अंग्रेजों ने उस पर भी टैक्स लगा दिया था, जिसे हम क्या बोलते थे, चराई टैक्स, है ना। यानी पशु आप चराएंगे तो उस पर भी टैक्स लगता था। तो ये सब टैक्स से बच जाते थे। पहला रीजन ये है कि टैक्स से बच जाते थे और जंगलों से लकड़ी काट के ले जाते थे।
दूसरी बात कि जितने भी विद्रोही होते थे ना गांव के, वो आंदोलन करते थे और छिपने के लिए कहां भाग जाते थे भाई? जंगलों में। आओ खोजो तुम जंगल में, कहां खोज लोगे तुम जंगल में? आजकल की तरह जंगल थोड़े ना है कि छोटा सा है उसमें पकड़ लेगा आपको। भाई 10-10 किलोमीटर में फैला हुआ है, 20-20 किलोमीटर में फैला हुआ है, कहां खोजोगे? खोजते रहो। तो लोग क्या करते थे? आंदोलन करते थे और आंदोलन करने के बाद कहां भाग जाते थे? जंगलों में जाके छिप जाते थे। इसीलिए सरकार ने क्या कर दिया कि बड़े बड़े जंगलों में लोगों के प्रवेश पर पाबंदी लगा दी कि आप लोग इसमें प्रवेश करेंगे ही नहीं, है ना? कानून बना दिया, इसमें कोई भी प्रवेश नहीं किया। क्यों कोई भी प्रवेश नहीं करेगा? क्यों नहीं करेगा? रीजन यही था ना कि जो विद्रोही थे वो क्या हो जाते थे? वहां पे जाके छिप जाते थे। पहला रीजन ये, है ना? दूसरा ये क्या था कि लोग वहां से जंगलों से पेड़ पौधे काट के लेके आते थे जलावन के लिए, है ना? या फिर कोई सामान बनाना हो लकड़ी का, वो उसके लिए भी वो लेके आते थे और पशुओं को भी चराते थे, बदले में कोई टैक्स वगैरह नहीं देते थे। इन सब कारणों के चलते वहां पे क्या कर दिया? बड़े बड़े जंगलों में उनके प्रवेश पर पाबंदी लगा दी। क्या जब सरकार ने लोगों को बेगार करने पर मजबूर किया तो लोगों ने बगावत कर दी। आ गया फिर से बेगार। आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि बेगार है क्या, है ना? तो कह रहा है कि फिर से बेगार करने की कोशिश की गई कि फिर से क्या लिया जाए। सरकार ने मजबूर किया कि लोगों से क्या लिया जाए? बेगार लिया जाए। तो लेकिन क्या हुआ? लोगों ने बगावत कर दी। क्यों? क्योंकि एक बार इसके पहले मैंने बता रखा ना, मजा चख लिया था यार, है ना? कि बेगार के बदले में लुटाई और कुटाई दोनों हो रहा था। किसकी? जमींदार की, तल्लुकदार की और व्यापारियों की, तीनों लोगों की खूब कुटाई हुई थी। अब फिर से सरकार ने जब मजबूर किया कि चलो भाई बेगार करो, तो किसानों ने क्या कर दिया? मना कर दिया और बदले में क्या कर दिया? बगावत, विद्रोह कर दिया कि हम नहीं करेंगे, जो करना है कर लो। क्योंकि अब तो हमने देख लिया ना भाई कि तुमने बेगार कराया था, तो बदले में हमने क्या किया था? तुम्हारी लुटाई और कुटाई हमने दोनों करी थी। इसलिए अब हम क्या करेंगे? अब हम बेगार नहीं करेंगे। यानी कि बेगार के खिलाफ वहां पे क्या हो गई? बगावत की शुरुआत हो गई। क्लियर? कह रहा है इसका नेतृत्व करने वाले अल्लूरी सीताराम राजू दिलचस्प व्यक्ति थे। चलो जी, इनका भी नेतृत्व यहाँ पे कौन कर रहा है? अल्लूरी सीताराम राजू। ये भी एक नेता बन के उभरे थे। अच्छा देखो, साउथ साउथ इंडिया की बात ही अलग होती है। साउथ इंडिया मूवी में देखना, है ना, उसमें कोई लॉजिक नहीं होता है, कहां से सीन कहां जा रहा है ना? उसमें फिजिक्स भी काम नहीं करता है साउथ इंडिया की मूवी में देखना। वैसे ही ये भी थे, है ना? बहुत बड़े हमारे स्वतंत्रता सेनानी में से एक है ये भी। लेकिन ये क्या है? बड़े दिलचस्प थे। ये तो इतना दावा कर देते थे कि अंग्रेजी की गोली भी मुझे नहीं मार सकती थी, मेरे पास इतनी शक्ति है कि गोली मुझे नहीं मार सकती है। तो खैर, अब इनके दावे पे हम नहीं जाएंगे, अभी आंदोलन पे ही रहते। कभी अगर इनको पढ़ाना होगा तो मैं बताऊंगा। कह रहा है कि इनका नेतृत्व कौन कर रहा था? अल्लूरी सीताराम राजू। और दिलचस्प व्यक्ति क्यों थे? कि भाई भाई वो पल में, चंद मिनटों में क्या करते थे? पूरे गांव वालों को इकट्ठा कर लेते थे अपने नेतृत्व में कि चलो भाई हम आंदोलन करेंगे, है ना? और वो तो मजेदार थे ही भाई, लोग उनके साथ तुरंत क्या हो जाते थे? जुड़ जाते थे। अब कह रहे गुड़ियम विद्रोहियों ने पुलिस थानों पर हमले किए, ब्रिटिश अधिकारियों की मारने की कोशिश की। भाई अब कहते ना कि किसी को आप दबा रहे हो, ठीक है, जब तक परेशान कर सकते हो कर लो, जितना दबा सकते हो दबा लो। लेकिन जिस दिन वो आप पे अटैक कर दिया ना, उसके बाद से डेली करेगा। वो तब तक करता रहेगा जब तक कि आपको खत्म ना कर दे, है ना? वही हो रहा था वहां पे। क्या हो रहा था कि उन लोगों ने एक बार मजे चख लिए थे ना भाई, जो बेगार कराया था, तो क्या हुआ था? लुटाई और कुटाई हुई थी अवध में। तो अब लोगों को लगा, यानी किसानों को लगा कि भाई अब हमें डरने की जरूरत नहीं है, कोई भी बेगार करे मना करो, बगावत करो, है ना? अब कह रहे कि पुलिस थानों पर भी हमले शुरू हो गए। चलो भाई, पहले तो सिर्फ गांव वालों पे हो रहा था, गांव के जो जमींदार है, ताल्लुकदार है, व्यापारी, उन पे हो रहा था। लेकिन अब कहां पे हो रहे हैं? पुलिस थाने पे हमले हो गए, ब्रिटिश अधिकारियों पे हमले होने लगे, है ना? कोशिश ही नहीं हो रही थी भाई, हमले किए जा रहे थे। अब वो डर डर के भाग रहे थे कि भाई ये सब क्या हो गए हैं? ये कंट्रोल में कोई नहीं है, यहां से जल्दी भागो, नहीं तो क्या कर देंगे? हमारी कहानी खत्म कर देंगे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली दुख की बात यह है कि राजू भाई पकड़े गए, और राजू भाई पकड़े गए तो 1924 को क्या हो गए? राजू भाई को फांसी की सजा हो गई। उनको मतलब कि वो शहीद हो गए, है ना? तो हमारे लिए लड़े भाई, लेकिन बड़े दिलचस्प व्यक्ति थे। अभी मैं पढ़ाऊंगा आप लोगों को। चलो जी, नेक्स्ट पेज पे कह रहा है कि बगानों में स्वराज। स्वराज अब कहां आ गया? बगान। बगान क्या होता है भाई? बगान आप लोगों को नहीं पता है तो मैं बता दूं। बगान होता है कि छोटे छोटे जो बाग बना लिया जाता है खेती बाड़ी करने के लिए, छोटे छोटे क्यारियां बना ली जाती है, उसे क्या कहा जाता है? बगान कहा जाता है। जैसे आपने देखा होगा चाय के बगान, है ना? तो वहां पे मतलब कि बगान टाइप के बना दिया, तो उसमें क्या होता है? खेती बाड़ी होती है, वो क्या होता है? बगान। तो कह रहे कि जो खेतों में काम करने वाले थे, यानी कि बगानों में जो खेती बाड़ी करने वाले थे, उनके यहाँ पे भी स्वराज का मैसेज पहुंचा। और उन लोगों ने कैसे चलाया स्वराज? अब देखो, स्वराज का मतलब क्या हुआ? स्वराज, यानी स्व का मतलब होता है खुद के लिए, और राज का मतलब हम लोगों का खुद का राज, यानी कि हम खुद हम लोगों का क्या होगा? हमारा ही शासन होगा यहाँ पे, वही क्या होगा? स्वराज।
तो क्या हो रहा है, कह रहा है कि महात्मा गांधी के विचारों और स्वराज के बारे में मजदूरों की अपनी समझ थी। वही तो मैंने बताया भाई, मजदूर और किसान इतने पढ़े लिखे लोग थोड़े ना थे, मजदूर आदिवासी किसान इतने पढ़े लिखे लोग थोड़े ना थे। वो अपने मतलब से उनका हिसाब किताब निकाल लेते थे। अच्छा, गांधी जी ने आंदोलन किया है, उनके मन में तो एक ही चीज था कि आंदोलन चल रहा है तो चलो भाई क्या करेंगे, अंग्रेजों को भरता भरेंगे। क्यों? क्योंकि यार अंग्रेजों ने बहुत परेशान किया है ना इन छोटे लोगों को, या अपने किसानों को, मजदूरों को, है ना, निम्न वर्ग के लोगों को बहुत परेशान किया अंग्रेजों ने। इसीलिए हमेशा गुस्से में रहते थे कि आंदोलन का मतलब ये समझते थे कि चलो भाई उनकी भरता भर देते हैं, हम कुटाई कर देते हैं, है ना। लेकिन गांधी जी का आंदोलन तो हमेशा अहिंसात्मक होता था, जो मैंने पहले ही बता दिया। तो वही कह रहा है कि गांधी जी के विचारों और स्वराज के बारे में मजदूरों की अपनी समझ थी। वो गांधी जी जो समझा रहे थे वो समझ, वो उनकी समझ और उसकी समझ में बहुत ज्यादा फर्क था। गांधी जी समझा रहे थे कि अहिंसात्मक के रास्ते पे चलो, अहिंसा के रास्ते पे चलो, हिंसा नहीं करना है। लेकिन इन लोगों ने वो कुछ समझा ही नहीं, बस इन लोगों ने क्या किया कि मारना वगैरह शुरू कर दिया, हिंसा हिंसा करना शुरू कर दिया। अब अंग्रेजों ने क्या कर दिया था, बहुत पहले 1859 में क्या कर दिया था, एक कानून बनाया था। उस कानून को क्या कहा जाता है, इंग्लैंड एमिग्रेशन एक्ट। अब देखो क्या कर रहा है, इंग्लैंड एमिग्रेशन एक्ट, यानी कि ये एक एक्ट बनाया गया था। इसमें क्या किया जाता था कि बिना परमिशन के, बिना इजाजत लिए आप बाहर नहीं जा सकते। वही तो कह रहे हैं कि इस एक्ट के तहत बगान में काम करने वाले मजदूरों को बिना इजाजत बाहर जाने की छूट नहीं थी। इस एक्ट के थ्रू अगर आप आए हैं तो आपको बाहर जाना है तो इजाजत लेके जाना पड़ेगा, है ना। यानी कि जब तक हम आपको इजाजत नहीं देंगे तब तक आपको इसी बगान में क्या करना होगा, खेती बाड़ी करना ही होगा। क्लियर? तो भाई ये तो फंसाने वाली बात हो गई ना कि एक बार आप चले गए तो बस फंस जाइए वहां पे। जब तक वो इजाजत नहीं देगा तब तक आप जाएंगे नहीं, और वो इजाजत देगा कभी? कभी नहीं देगा, क्योंकि आपसे कम मजदूरी में काम करा रहा है, फ्री में भी काम करा रहा है, वो आपको कभी भी इजाजत नहीं देगा। भाई मरते रहो, करते रहो, है ना। तो ये कानून बहुत खतरनाक था। अब कह रहा है कि जैसे ही आंदोलन के बारे में इन लोगों ने सुना तो बगान छोड़कर चल दिए। चलो भाई बहुत हमने काम कर लिया इनके बगान में, अब क्या हो गया, आंदोलन चल रहा है तो क्या करें, बगान को छोड़ दिया कि हम अब बगान में काम नहीं करेंगे, छोड़ के चल दिए। यार चल तो दिए लेकिन इनके साथ गड़बड़ हो गया। बगान छोड़ के चल दिए, लेकिन हड़ताल के चलते शहरों रास्ते में फंसे रहे। हड़ताल चल रही थी ना भाई, आंदोलन चल रहा था, जगह जगह पे हड़ताल हो रही थी, ट्रेन बसें सब कुछ रोकी जा चुकी थी, है ना। अब क्या हुआ कि उस टाइम, अच्छा देखो, आप लोग को इस डेट से लग रहा होगा कि मैं इस टाइम की बातें पढ़ा रहा हूं, नहीं, ये इस कानून के जिक्र कर रहा है कि ये कानून जो था ना ये 1859 में बना था। और ये बात कब की है, 1920 के दशक की बातें मैं बता रहा हूं कि इस कानून के तहत ऐसा ऐसा हो रहा था। ठीक, जो कानून कब बना था, 1859 में ही। अब कह रहा है कि जब बगान छोड़कर चल दिए तो भाई उस टाइम तो आंदोलन चल रहा था भारत में, तो पूरी सड़कें, ट्रेन की पटरी, सभी जगह क्या हो गया था, जाम लगा दिया था लोगों ने, यानी कि यातायात के साधन थे ही नहीं। जब वो आए, अब उनको यातायात का साधन है ही नहीं, कोई गाड़ी वाड़ी नहीं है, ट्रेन भी नहीं है, तो कैसे जाएंगे भाई, नहीं जा पाएंगे ना। तो क्या हो गया, वो रास्ते में ही फंसे रहे। यहीं पे गड़बड़ हो गया उनके साथ। क्या किया, पुलिस ने पकड़ लिया और बुरी तरह क्या करी, पिटाई करी यार। क्योंकि क्या, आप तो एक भागे हुए अपराधी है ना, आप तो कैदी है, भागे हुए हैं। तो पुलिस ने जैसे ही पकड़ लिया तो क्या किया, बहुत बुरी तरीके से पिटाई करी। आप लोगों ने भी देखा होगा, कोई अपराधी होता है ना, अगर चुपचाप पुलिस में सरेंडर कर देता है तो पुलिस नहीं मारती है, लेकिन वो पुलिस से भागते रहता है, भागते रहता है, और जब पुलिस उसको पकड़ लेती है ना बहुत पिटाई करती है। वही हाल यहाँ पे हुआ इन किसानों का, है ना। तो यहाँ पे इनकी बहुत ज्यादा पिटाई हुई। चलो जी, नेक्स्ट पेज पे कह रहा है कि असहयोग आंदोलन की समाप्ति। ये मैंने आपको पिछले वीडियो में या फिर पिछले क्लास में मैंने बता रखा है आपको, लेकिन फिर भी चलो शॉर्ट में ही देख लेते हैं कि आंदोलन की समाप्ति कैसे हुई थी। कह रहा है फरवरी 1922 में गांधी जी ने आंदोलन को कॉल ऑफ कर लिया, यानी कि वापस ले लिया। क्यों? क्योंकि अब उनके आंदोलन में क्या होने लगा था, वायलेंस, है ना। वायलेंस होने लगा था ना, तो जब वायलेंस होने लगा था इसलिए उन्होंने क्या कर दिया था, इस आंदोलन को उन्होंने खत्म कर दिया था कि चलो भाई अब ये आंदोलन नहीं चलाएंगे, क्योंकि मेरा आंदोलन क्या रहा है, हमेशा अहिंसात्मक रहा है, नॉन वायलेंस रहा है। लेकिन अब लोग तो क्या करने लगे हैं, वायलेंस करने लगे। वो मैंने दिखा दिखा आपको अभी दिखा दिया है कि कहाँ कहाँ पे आंदोलन हो रहा था और कहाँ कहाँ पे हिंसा हो रही थी। आंध्र प्रदेश के गुड़ेम पहाड़ियों में हो रही थी, अवध में हो रहा था, है ना। हर एक जगह पे अब हिंसा ने क्या किया था, अपना विकराल रूप धारण कर लिया था। इसलिए गांधी जी ने क्या कहा कि ये आंदोलन वापस ले लो। गांधी जी का क्या मानना है, कि गांधी जी का मानना है कि जो पावरफुल और शक्तिशाली लोग हैं उनका हथियार है अहिंसा। और हिंसा पता है किसका हथियार है, हिंसा कमजोर लोगों का, मूर्ख लोगों का हथियार है। ठीक है, इसीलिए गांधी जी ने क्या किया, हमेशा से अहिंसात्मक आंदोलन चलाया, वो कभी हिंसा नहीं करते हैं। ठीक, तो आंदोलन हिंसात्मक हो रहा था इसलिए उन्होंने क्या कर दिया, आंदोलन को बंद कर दिया।
है ना, चौरी चौरा हत्याकांड, ये भी मैंने बता रखा है, लेकिन चलो शॉर्ट में समझ लेते हैं। यूपी में एक जगह है जिसका नाम है गोरखपुर, है ना, गोरखपुर। गोरखपुर में क्या हो रहा था, ये आंदोलन चल रहा था। गोरखपुर में एक छोटा सा कस्बा है, गांव समझ लो, उसे उसका क्या नाम है, चौरी चौरा। ये चौरी चौरा है। तो चौरी चौरा में जब आंदोलन इस गुजर रहा था, तो वहां पे पुलिस ने क्या कर दिया कि पुलिस ने गोली चला दिया, किस पे भाई, इन लोगों पे, है ना। अब ये लोग गुस्से में आए और पुलिस चौकी को क्या कर दिया, पुलिस स्टेशन को, पुलिस स्टेशन को चारों तरफ से घेर लिया, और घेरने के बाद से क्या कर दिया, उसमें आग लगा दिया। और उसमें कितने पुलिस वाले जल के मर गए भाई, 22 पुलिस वाले जल के मर गए। अब तो गांधी जी का आंदोलन कहीं ना कहीं एकदम से हिंसात्मक हो गया था ना। जब हिंसात्मक हो गया तो गांधी जी ने कहा क्या भैया, हमारा आंदोलन कभी हिंसात्मक नहीं हो सकता है, तो अब क्या कर लो, इसको बंद कर दो। तो गांधी जी ने क्या कर दिया, बंद किया। और जितने भी हिंसा हुई थी, उन सारी हिंसा की जिम्मेदारी गांधी जी ने ली कि हाँ आंदोलन मेरा था, है ना, हिंसा हुआ इसकी जिम्मेदारी मैं लेता हूं। और गांधी जी को गिरफ्तार करके कितने सालों के लिए, 6 साल के लिए जेल में उनको डाल दिया गया। चलो भाई, गांधी जी चले गए जेल में। अब देखो क्या हुआ, जब गांधी जी जेल में चले गए तो कह रहे सी आर दास, अच्छा ये गलत हो गया है, कह रहा है कि सी आर दास तथा मोतीलाल नेहरू ने स्वराज पार्टी का गठन किया। जब गांधी जी ने इस आंदोलन को बंद कर लिया था, ये भी मैंने लास्ट क्लास में समझाया, लेकिन चलो फिर भी शॉर्ट में मैं बता देता हूं कि सी आर दास, है ना, चितरंजन दास, इनका पूरा नाम है चितरंजन दास, और मोतीलाल नेहरू, इन लोगों ने क्या किया था, इन लोगों ने स्वराज पार्टी बना ली थी। कौन सी, स्वराज पार्टी। क्यों, ये मैंने बता रखा था, क्योंकि गांधी से ये लोग नाराज हो गए थे कि हिंसा हो रहा था, तो आपने आंदोलन को रोका क्यों, बंद क्यों किया, चलने दो, अंग्रेजों के खिलाफ हो रहा, अंग्रेजों को मरने दो, जब वो मरेंगे तभी हमें छोड़ेंगे, तभी यहाँ से भाग के जाएंगे। लेकिन गांधी जी तो क्लियरली कहते थे नहीं भैया, हमारा आंदोलन कभी हिंसात्मक नहीं हो सकता, हमारा आंदोलन क्या होगा, अहिंसात्मक, यानी हिंसा की कोई जगह नहीं है। तो गांधी जी से इस बात को लेकर ये लोग क्या हो गए, नाराज हो गए। क्यों, क्योंकि उन्होंने आंदोलन को बंद कर दिया था। अब गांधी जी की गिरफ्तारी हो गई, 6 साल की सजा हो गई, वो जेल में चले गए। तो इन लोगों ने सी आर दास यानी चितरंजन दास और मोतीलाल नेहरू, इन दोनों ने क्या किया, एक अलग पार्टी बनाई, और उस पार्टी का क्या नाम था, स्वराज पार्टी। और इसी पार्टी के थ्रू वो क्या कर रहे थे, आंदोलन को आगे बढ़ा रहे थे। ठीक, होप आप लोगों को सब कुछ समझ में आ गया हो, है ना। अगर समझ में आ गया है तो कमेंट करिए, और फिर नेक्स्ट क्लास में देखते हैं, जो बचा है नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे।